तो वेलकम ऑल डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 4। सो माई सेल्फ देवाशीष वेलकमिंग टू यू ऑल। एंड आज हम लोग अपना चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना किसी देर करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 4। और इस बार हम लोग अपना सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे रखेंगे। मतलब एनसीईआरटी के नक्शे कदम जैसे कहे हुए हैं हमारे पास, उस चीज को फॉलो जरूर करना है। तो इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। सो लेट्स सी हम लोग आज के टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर के नेचर में और इसका जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बनता है उसमें क्या क्या चीज बनता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब सीबीएसई ने हमसे क्या कहा है कि कितना पढ़ाना है या हमें अपने लाइफ में कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, वो हमें यहां पढ़ी हुई है। जैसे पहला चीज हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दूसरी चीज हमें ये पढ़नी है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मतलब कि हमें कुल मिला के बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले फॉर्म, फिर उसके सॉल्यूशन, फिर उसके एप्लीकेशंस। तो यही ऑर्डर हम लोग अपने साथ भी रखेंगे। हर एक लेक्चर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के कोने कोने तक हम लोग जाएंगे। सो बने रहिएगा और मिस मत कीजिएगा हमारे लेक्चर्स को। लाओ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। एकदम रफ आइडिया, एकदम मोटा मोटा समझो कि पॉलिनोमियल वो होता है, या फिर हम लोग उसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें डिग्री 2 दिखाई दे। डिग्री 2 कहने का मतलब यहां तुम्हें डिग्री 2 दिख रहा है ना, ये डिग्री 2 है। इसका मतलब कि हमें क्या दिखेगा, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट उसी एक्सप्रेशन के आगे एक बस जीरो लगा दिया तो वो क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों में अंतर क्या है, बस सिंपल सी एक अंतर है मेरे दोस्त कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जीरो से इक्वेट नहीं होगा कोई भी चीज, बस एक एलएचएस क्वांटिटी होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि आपकी कोई क्वांटिटी जीरो से इक्वेटेड दिखेगी हम लोग को। तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या इसी टाइप के फॉर्मेट्स दिखते रहेंगे, हमारे पास इसी टाइप का फॉर्मेट होगा। अब हमें कहा गया है कि इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये जो फॉर्मेट हमारे पास आई है इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेना। मैं इसको यहां हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग एकदम अपने नोटबुक्स में या नोट कॉपीज में इसको जरूर से जरूर लिखेगा कि ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सर स्टैंडर्ड फॉर्म इसको क्यों कहते हैं, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बताया है पॉलिनोमियल्स के कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं। बट आज मैं फिर से दोहराता हूं, किसी ने मान लो बाय द वे लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। सपोज करो मैं कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे इस टाइप का एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, x² - 3x + 2। अच्छा सर, ये आपने एक एक्सप्रेशन तो लिख दिया, अगर आप इसके इक्वल टू 0 लगा दोगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। बट इसको इस शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। यहां पर x² वाली टर्म है, यहां उसके साथ है, यहां पर x² वाली टर्म है, उसके साथ कोई नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। इसका मतलब यहां 1 है। यहां पर भी x वाली टर्म है और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक x वाली टर्म है। कुछ कांस्टेंट्स भी होते हैं जिनमें वेरिएबल्स का यूज नहीं होता है, तो हमारे पास तो यहां कांस्टेंट 2 भी अवेलेबल है। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या देखने को मिल सकता है, हर टाइप के एक्सप्रेशंस में हमें कुछ x² वाले टर्म होंगे, हमारे पास कुछ x वाले टर्म होंगे, हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म होंगे। तो उन तीनों की हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट एक बात जरूर याद रखना, यहां पर ये a जो होना चाहिए रियल नंबर्स है, बट ये भी ध्यान रखना कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, यहां 0 रखने से क्या हो जाएगा, 0 रखने से क्यों पाप है, हम लोग को ये क्यों बाउंड कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अगर 0 तुम रख दोगे तो 0 को x² से मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा ये पूरा टर्म तो 0 के बराबर हो गया ना। फिर तो तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, जो डिग्री 2 वाले एक्सप्रेशन है वो डिग्री 2 तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हें a को 0 नहीं रखना है, a को 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सपोज करो मुझे कहा गया कि सर क्या यह यहां पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 4x² - 8। सर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। कैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहां x² का टर्म है, हाँ है सर, यहां पर x वाला टर्म तो नहीं है सर, फिर आपने क्वाड्रेटिक क्यों कहा। अगर मेरे भाई x² वाला टर्म है लेकिन x वाला टर्म गायब है, तो एक काम क्या करना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो
बात तो वही बन गया। मतलब मैंने क्या किया, b के कोएफिशिएंट को जीरो कर दिया। अब b के कोएफिशिएंट को जीरो करने में कोई हर्ज नहीं था। यहां पर लिखा है क्या, a को जीरो मत करना, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, उसको जीरो मत करना। बट b में तो कोई यहां पर बोला ही नहीं है, तो b में अगर बाउंडेडनेस नहीं है तो b को जीरो कर दो। ये भी क्या होगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो इस वे में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना आप लोगों को आ चुका है। तो हम लोग सभी चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और इसी फॉर्म में हमें सारे इक्वेशंस को लाना है। तो अब हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हमारे पॉलिनोमियल से, एक्सप्रेशन से इक्वेशन में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हमें क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है याद रखना। कॉन्सेप्ट, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो होता है सिंप्लीफाई एंड देन चेक फॉर क्वाड्रेटिक। मतलब कि यहां पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो और फिर चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। वरना अगर शक्ल देख के बताने जाओगे तो देखना, याद करना मेरे दोस्त, किसी ने बहुत खूब कहा है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब शक्ल देख के मत बताना ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। हो सकता है कुछ एक्सप्रेशंस में क्वाड्रेटिक आपके पास ना निकले, तो इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो फटाफट भाई साहब इसको खोल देते हैं। इसको खोलने पे ही हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab का 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2x, और यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 6 आ गया। बिल्कुल सही बात है सर। अब सारे टर्म्स को इधर रिड्यूस कर लो, मतलब कि सभी टर्म्स को इधर खींच लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x को लिखा, फिर उसके साथ यहां 2x वाले टर्म को ले आया, फिर कांस्टेंट को लिखा 1 और उधर से कांस्टेंट को लाया तो यहां प्लस 6 आ गया। जब उधर से तुमने सारी चीजें वैनिश कर दी तो वहां 0 बैठा दो, हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म होते ही हमें दिख गया कि ये हो गया कैंसल। एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? यहां पर a मौजूद है, भले ही यहां पर b मौजूद ना हो। ऐसे एक्सप्रेशन को हमने अभी जस्ट देखा है कि ये क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। नाउ लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस कि और क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर यहां पर कुछ और मल्टीप्लाई है, फिर यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, सिंप्लीफाई एंड देन रिड्यूस इट टू क्वाड्रेटिक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, चलो दोस्तों फटाफट सिंप्लीफाई करना। यहां पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, फिर ये -2 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो आ गया हमारे पास -6 प्लस का x। ध्यान देना, साइन का गड़बड़ मत करना, अगर साइन की गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी आंसर गलत आएगी। यहां पर आपके बहुत चांसेस है अलजेब्रा मिस्टेक के। अब सबको इधर लेके आओ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x इधर आते ही माइनस का x, और ये माइनस के 6 इधर आते ही प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब सबको रिड्यूस करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल सर, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? यहां पर भी हम लोग के पास तो इस टाइप का फॉर्मेट है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस यहां पर नेगेटिव आ गया है बी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहां पर भी डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारे पास इस टाइप का इक्वेशंस बन सकता है? ये क्वाड्रेटिक है, मतलब ये तो बहुत लंबा जाने को वाला है सर। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सिंप्लीफाई और फिर रिडक्शन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा हमारे पास सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x और माइनस का 3। अब सबको पहले रिड्यूस कर लो, ये 2x से ये 2x कैंसिल हो गया हमारे पास, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास, प्लस का 2x माइनस 3। अब देखो यहां पर मैंने जब सॉल्व किया तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां माइनस होते हुए दिख रहा है, और सबको जब इधर खींचा तो ये -2x आ गया, ये -4 प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ गया।
मेरे को यहां क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म वैनिश हो गई, एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहां पर, तो यहां पर मेरे पास क्या बचा, -2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? जी नहीं। यहां पर क्यों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है? क्योंकि यहां डिग्री 2 कहां मौजूद है सर? आपने ही तो कहा था डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक लिखना, लेकिन अगर डिग्री ही मौजूद नहीं है तो फिर क्या लिखें? तो फिर इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब कि ये नॉट क्वाड्रेटिक है। एक तरह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है सर, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। सो इज दिस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरे सिंप्लीफाई होने पे हमारे पास एक लीनियर मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस 3 2x प्लस 1। सिमिलरली इसको भी सेम तरीके से करना है। सबसे पहले सर सिंप्लीफाई, x को 2x के साथ किया 2x स्क्वायर आ गया, x को प्लस 1 के साथ किया प्लस x आ गया, माइनस का 6x आ गया सर, और माइनस का 3 आ गया। इसको किया तो सर x स्क्वायर प्लस का 5x आ गया। अब सर सबको इधर खींच लिया तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यहां का माइनस का 5x था और उधर से भी 5x को इधर लेके आया तो माइनस का 5x बना, फिर यहां माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो एक x स्क्वायर बचेगा, -5 में -5 ऐड हुआ तो -10x बनेगा, और यहां पर -3। ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस टाइप का हम लोग का बन जाता है यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये भी क्वाड्रेटिक है, क्यों? यहां डिग्री 2 जिंदा है सर, ये लीनियर तो नहीं है ना, ध्यान से देख लो, यहां डिग्री 2 जिंदा है, तो डिग्री 2 अगर जिंदा है तो ये क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस इट इज, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम न्यू क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या है, सेम, ये भी उसी टाइप का पैटर्न है, क्या? सिंप्लीफाई करने का, रिड्यूस करने का। चलो फटाफट करो तो, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3। सर इधर क्या, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5। अब सबको पहले सिंप्लीफाई कर लो सर, इधर वाले चीज को पूरा, माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। अब सबको पहले इधर खींच लो सर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, फिर ये -7x उधर से 4x आके इधर माइनस बन जाएगा सर, और यहां पर प्लस का 3 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि वहां से मैंने इसको इधर ले आया। अब ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में 11x, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहां भी डिग्री 2 है हमारे पास। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है सभी को? अगर नहीं याद है तो साइड में लिख लो जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। और जैसे ही इसको हमने यहां पटका तो हमारे पास इधर वाला LHS तो एज इट इज रह गया, बस RHS में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। देखो इसी टाइप में एकदम जस्ट इसको यहां पटका है, इसकी स्क्वायर इन दोनों का 2ab रख दिया मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर आते ही मुझे माइनस दिख रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने वाला है। फिर यहां आएगा प्लस का 3x, इधर से प्लस का 4x, फिर इधर प्लस 1, इधर से -4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ रहा है 7x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये पूरी चीज क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक है? जी नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? सभी लोग जान चुके होंगे। यहां पर हमारे पास डिग्री 2 उड़ गया है सर, डिग्री 2 तो गायब हो चुका है। तो डिग्री 2 अगर हमारे पास गायब है, सो व्हाट वी कैन से दिस इज अ लीनियर बट नॉट क्वाड्रेटिक। इसे लीनियर की दर्जा देना सही होगा, बट क्वाड्रेटिक का दर्जा देना गलत है। सो इज दिस अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद अस? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं और कुछ पे। अच्छा, ये क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई सर। 9th क्लास में अगर हमने पाप ना किया होता पॉलिनोमियल का, तो आज हमें ये क्यूब वाली आइडेंटिटी याद होती। क्या तुम लोग सभी को क्यूब वाली आइडेंटिटी याद है? अगर याद होगी तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब सब डाल देना, एकदम फ्लैश कर देना, फ्लैश करते जाना जितने भी हमारे पास क्यूब वाले फॉर्मूलेस थे। और अगर याद नहीं है दोस्तों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर मैं अभी फॉर्मूला बता देता हूं। क्यूब वाले फॉर्मूले में क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस पहले 3 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको ऐड कर देना है। ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इसको यहां सेट करो, चलो यहां पर सेट करो। तो पहले इसका क्यूब, सर इसका मतलब एक्स क्यूब आएगा, फिर सर इसका क्यूब तो यहां पर 8 आएगा, फिर सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ मतलब x इंटू 2 आएगा, और फिर वही ब्रैकेट को लिख दिया जाएगा। देखो एकदम सेम फॉर्मेट में सेट हो गया ना, बिल्कुल। अब आओ इसमें, सर इसमें क्या करना है, सर इसमें तो यहां पर मल्टीप्लाई, तो 2x को x स्क्वायर के साथ किया तो 2x क्यूब आ गया, और इसको यहां किया तो माइनस का 2x आ गया। अब देखो यहां पर हो सकता है किसी किसी को यह डाउट हो कि यहां पर क्यूबिक एक्सप्रेशन बन रहा है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन देखते ही तुम लोग बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, लेकिन देखते ही बोलने से बेटर क्या है, सिंप्लीफाई करके बोलना। तो सिंप्लीफाई कर लो सभी लोगों को। अब सबसे पहले तो इसको लिख लो, एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहां पर हमारे पास x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू यहां पर 2x क्यूब माइनस 2x है। अब मैं क्या करता हूं, इस बार मैं सबको इधर नहीं लाता हूं, इस बार मैं सबको उधर भेज देता हूं। उसका रीजन क्या है, सुनो। जैसे ही मैं यहां इसको भेजूंगा 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस आएगा, तो कम से कम मेरे पास पॉजिटिव टर्म्स तो आएंगे। नेगेटिव किसको चाहिए यार जिंदगी में, जिसको नेगेटिविटी चाहिए प्लीज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग भी काफी पॉजिटिव वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सारे टर्म्स को इधर लेके आओ। तो 2x क्यूब, फिर ये x क्यूब को इधर डाला, वेरी गुड सर। फिर x स्क्वायर वाला तो सर यहां पर हमारे पास प्लस में 6x स्क्वायर है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस में 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर हमारे पास क्या है, 12x है, उधर हमारे पास माइनस 2x है, तो माइनस 2x लिखा, फिर वो प्लस 12x इधर जाके माइनस 12x हो गया, और फिर सर यहां पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म प्लस 8 है, उधर जाके माइनस 8 हो गया। गुड सर। अब अगला काम क्या है, 2x क्यूब में से x क्यूब हटाया, x क्यूब आ गया, ये आ गया माइनस 8। एक मिनट, ये ऐड नहीं हो रहा है हमारे पास, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां x स्क्वायर है, यहां x है। 2 12 कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 8। क्या ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? मुझे तो ये कोई एंगल से क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा। क्या आप लोगों को लग रहा है ये क्वाड्रेटिक है? सच सच बताना, यहां पर डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए? 2 होनी चाहिए, बट आप लोगों के पास डिग्री कितना है, यहां पर 3 है, मौजूद है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लायक है नहीं, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। सो इज दिस अ क्वाड्रेटिक? नो इट इज नॉट, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अनदर क्वेश्चन। अब ये है हमारे पास, अच्छा आ गए आप लोग के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को जो लगता है ना कि सर मैथमेटिक्स रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, देखो ये है मैथमेटिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और सच बता रहा हूं, एनसीईआरटी में जितने प्रॉब्लम्स है ना, जितने वर्ड प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे एक रियल वैल्यू मैच करते हैं। अगर तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं है, तुम जाके पता कर सकते हो। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ये सच की वैल्यूज हैं, तो इनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सॉल्व जरूर करना। तो हमारे पास एरिया कितना दिया हुआ है 528, और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्रैक करता हूं। अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल कंसिडर करूं, तो रेक्टेंगल की लेंथ तो यही होती है, और हमारे पास रेक्टेंगल की ब्रेथ तो यही होती है, और हम ये जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, यही होता है सर। अब यहां पर जो लिखा है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसको लिखो। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट लिख दिया सर, 1 मोर देन लिख दिया सर, ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिख दिया सर, बस हो गया। इसका मतलब अगर तुम ब्रेथ को मान लो 4 ले लेते हो, तो 4 दूनी 8 और 1 9 बन जाएगा। अगर ब्रेथ को तुम 6 ले लेते हो, तो 6 दूनी 12 और 1 13 बन जाएगा। मतलब ऐसे ब्रेथ की कुछ रैंडम वैल्यू आएगी, तो वो तुम्हारे यहां पर सेट हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको सिचुएशन में रखना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना सिर्फ एक ही वेरिएबल में लाना है। आपको 2 वेरिएबल्स यूज नहीं करने हैं, एल और बी, आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल में लाना है। तो एक काम करता हूं मैं, हम यहां ले लेते हैं लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x। ब्रेथ को मैंने x मान लिया, तो भाई ब्रेथ को जैसे ही मैंने x माना ना, ये वाला पूरा पार्ट जो भी है ना, वो x हो गया सर, यहां पर 1 हो गया, और लेंथ की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 प्लस 2x। मतलब लेंथ था ना 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ आ गया 1 मोर देन ट्वाइस इट्स x। अब मुझे क्या बोला है कि एरिया का वैल्यू मेरे पास कितना है 528। ओ, इसका मतलब सर लेंथ की वैल्यू आ गई है
ब्रेथ की वैल्यू आ गई है सर, हमें तो सिर्फ पुट कर देना है इक्वेशन में, और जैसे ही हम लोग पुट कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो लेंथ की जगह क्या रखोगे सर, लेंथ की जगह रखना है 1 + 2x, बिल्कुल बढ़िया सर रख दिया। ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे सर, ब्रेथ की जगह रख देंगे x, और सर एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर 528। ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। तो इस वे में हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को एक्चुअली क्रैक कर लिया है। अब हमने इस इक्वेशन को पूरा क्रैक कर चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, हमें क्या दिखेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, x को 2x से किया 2x² आ गया, और यहां पर क्या आ गया 528। अगर सर इक्वेशन लाना है तो उधर इक्वल टू 0 रखना है, तो 528 को इधर खींच लो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा भाई लोग, 2x² प्लस का x, ये 528 इधर आके माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट। ये हुआ इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन। तो आखिर इस प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो ना, अगर यहां पर तुम x की एक वैल्यू निकाल लेते हो तो मुबारक हो जनाब, आपने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए, बस पता करके कि उसके लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन है और उनके एरियाज में क्या रिलेशन है। सोचो कितनी गजब सी बात है ना, कि यहां पर बस मैं एक वैल्यू निकालूंगा, मेरे को पूरा इसका नक्शे कदम मिल जाएगा कि वो किस चीज के रिलेटेड है। और इसी के साथ हम लोग यहां पर रिप्रेजेंटेशन को करते हैं खत्म। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा सर कंसेक्यूटिव किसको बोलते थे, जैसे दिखा देता हूं मैं तुम लोग को। कंसेक्यूटिव उसको बोला जाता है ना दोस्त, जैसे तुमने लिखा कि सर मेरा दोस्त एक इंटीजर चूज कर रहा था, सर वो चूज किया 4, तो सर मैंने जस्ट आगे का इंटीजर चूज कर लिया 5। तो ये मैंने चूज कर लिया कि I1 4 है, I2 5 है, मतलब एक के जस्ट बाद आ गया, तो इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, कि मतलब एक के जस्ट बाद आ रहा है। तो जस्ट बाद जो आने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 33 लिया तो उसके जस्ट बाद वाला ले लिया, मतलब 34। सर नेगेटिव में लेके देखे क्या, -20 लिया, उसके जस्ट बाद वाला कौन है, -19 है। और सर पीछे वाला भी तो हो सकता है ना, ऐसे जरूरी थोड़े है कि पीछे वाला से नहीं ले सकते हैं, पीछे वाला भी ले सकते हो और -21 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब मुझे अगर कंसेक्यूटिव बोला हुआ है तो मैं तो कुछ भी ले सकता हूं सर। तो अब वो कुछ भी क्या बनेगा देखना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मुझे बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ना, तो मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट इंटीजर को x। फर्स्ट इंटीजर मेरे पास क्या है, x है। तो दूसरा इंटीजर होगा सर वो x में एक ही तो ज्यादा होगा, क्योंकि इंटीजर्स के बीच में तो एक ही का गैप होता है। तो अगर मैंने पहले इंटीजर को x माना तो दूसरा इंटीजर मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, दूसरा इंटीजर ऑटोमेटिकली x + 1 आ जाएगा। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर इज x + 1। अब ये हो गए हमारे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। मतलब अगर आप लोग को समझ में नहीं आता ना, आप लोग नंबर ले लिया करो, 4 3 5 7 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, ऐसे कुछ नंबर्स हैं आपके पास। अब क्या बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये पहला इंटीजर और ये दूसरा इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306। अच्छा सर प्रोडक्ट की बात कही है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है सर। तो फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इंटीजर विल गिव अस दिस नंबर 306। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म। अब पहली इंटीजर क्या है सर, पहली इंटीजर तो x बोली थी, दूसरी इंटीजर क्या है, दूसरी इंटीजर तो सर x + 1 बोली थी, और यहां पर बोला था सर 306। खत्म हो गया सर खेल, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, यहां x आ गया, और ये इसको इधर खींच लिया, माइनस का 306 = 0। एकदम सर बन गया क्वाड्रेटिक। कैसे नहीं बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, यहां डिग्री 2 है ना मौजूद, डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है भाई। डिग्री 2 का मतलब पहचान में ही, उसको देखते ही शक्ल से बोलना है कि क्या है तुम, क्वाड्रेटिक हो तुम। तो इसका मतलब x² + x - 306 = 0। ये हो गया हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास और क्या क्वेश्चन है, अच्छा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में तुम लोग को काफी प्रॉब्लम आते हैं ना। लीनियर इक्वेशन की वो लेक्चर देखी थी जिसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम की डिस्कशन की थी, लीनियर इक्वेशन के उस लेक्चर में मैंने काफी मेहनत की है दोस्तों। इसको समझाने के लिए, इसको आराम से लेने के लिए आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। और अभी मैं इसको आप लोगों को और अच्छे से बताता हूं कि कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इसका मतलब, अच्छा अगर रोहन अभी बताओ 5 साल का है, उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो क्या ये सीधा बात नहीं हो गया कि सर उसकी मम्मी का एज 31 होगा।
है ना, सही बात बोली ना। इसका मतलब अगर सर रोहन अभी 5 साल का है तो उसमें आपने बस 26 ऐड कर दिया। रोहन अभी 8 साल का होता तो सर उसमें भी 26 ऐड कर देते। रोहन अगर कुछ भी साल का होता तो सर आप उसमें 26 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब अगर मैं ले लूं कि लेट रोहन सेज बी एक्स, रोहन सेज को मैंने ले लिया एक्स, तो सर उसकी माता जी का जो भी एज होगा वो तो सर होगा x+26। सिंपल हो गया ना, समझ गया ना। 5 में 26 जोड़ा, 8 में 26 जोड़ा, x में 26 जोड़ दिया, बस वेरिएबल में खेलना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा तो सर ये प्रेजेंट एजेस थे, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा सर? 3 साल बाद क्या करना है इन लोगों को? अच्छा अगर अभी उसकी एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? मान लो अभी वो इसकी एज 5 है तो उसकी 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और उसी तरह उसकी मम्मी की एज अगर 31 है तो उसकी 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 34। तो इसका मतलब ये x है, उसमें 3 जोड़ दिया सर, क्या बात है। रोहन की एज कितनी हो गई? रोहन से एज हो गई हमारे पास x+3। और उसी तरह उसकी मदर्स की एज कितनी हो गई हमारे पास? मदर्स की एज कितनी थी हमारे पास? x+26, उसमें जोड़ दिया 3। बस अब इसको रिड्यूस कर लो, ये आ गया x+29। ये है उसकी मम्मी की एज और ये है रोहन की एज। लेकिन ये कौन से एजेस है? ये प्रेजेंट एजेस है? नहीं नहीं, ये हम लोग के 3 साल के बाद एजेस हैं। सो ये एजेस आफ्टर 3 years है, मार्क करके रखना ये बात को। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या कहा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा मतलब जो इसकी है एज और जो इनके एज हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब सर सिंपल x+3 रोहन की एज लिखी, उसकी माताजी की एज सर x+29, इन दोनों का सर कर दिया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को इक्वेट कर दिया सर 360 से। यही तो कहना चाह रहा है इक्वेशन हम लोग से। बस हो गया सॉल्व। अब क्या करना है? एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। x² प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस 3 9 27, 3 2 6 8, यहां आ जाएगा 360। और जैसे ही इसको रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा x² प्लस 9 और 3 हमारे पास कितना होता है? 12, 32x आ जाएगा। और फिर यहां पर क्या करना है हमें? 87 में से 360 को माइनस कर देना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जा रहा है? देखो x² प्लस का 32x और ये यहां से माइनस किया तो 10 - 7 3 आ गया और 35 में से 8 घटाया, 15 में से 8 घटाते हैं हमारे पास 7 आ जाएगा, 273 आ गया। लेकिन सर साइन गलत डाल दिया, साइन गलत डाल दिया सर, साइन गलत डाल दिया। यहाँ 87 में से 360 जा रहा ना, तो इसका साइन आएगा नेगेटिव में। 10 में 7 गया 3 हमारे पास और 15 में 7 गया, 15 में से 8 गया हमारे पास 7 बचता है। 273 = 0। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन इन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमने क्या किया? सिंपल पढ़ा, 3 साल के बाद केजेस निकाले, जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वाड्रेटिक फ्रेम किया है। Now let's move on to the next question, train travels। ओ ये भाई अलग एक प्रॉब्लम है। तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने भी आता है अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। अभी तो उसने एनसीईआरटी को बहुत हद तक लिमिट कर दिया है। पता है एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज था जिसमें इस पे भर भर के प्रॉब्लम थे और हमेशा हर साल बोर्ड्स का स्टैंडर्ड पेपर इस सवाल को पूछता ही पूछता है। तो इसके जो फ्रेमिंग है ना, जो मैं अभी फ्रेम करवाऊंगा, वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। सो A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। अच्छा डिस्टेंस मेरे पास 480 किलोमीटर है, लिख लेता हूं सर कहीं काम आ जाए तो। ठीक है, अब if the speed has been 8 किलोमीटर less then it would have taken 3 hours more। अच्छा स्पीड कम हो गया तो टाइम बढ़ रहा है। तो इस फंडे के लिए तो सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट लिख लो। कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमें? यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये कॉन्सेप्ट को हमें यूज करके इसको आंसर करना है। तो आंसर कैसे आएगा देखना। सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, लेट कर लेता हूं इसके स्पीड को x, लेट स्पीड बी x। तो अगर मैंने स्पीड को x लिया तो क्या आ जाएगा सुनना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड कितना है? x है। ठीक है सर, कितने स्पीड पे चला है, मतलब कितना डिस्टेंस चल चुका है? सर 480 किलोमीटर चलने बोला था, तो 480 किलोमीटर ही चला होगा सर ट्रेन तो।
अब जो टाइम यहां लगा है ना सर, उसका स्पीड x था, तो उस पे जो टाइम लगा है वो t1 होगा। अब मुझे नहीं पता ये t1 हो सकता है 5 हो सकता है 8 हो सकता है 10 भी हो, लेकिन मुझे थोड़े पता है। तो वो t1 को मैं लेके आता हूं, t1 से मुझे क्या आएगा देखना, t1 का एक्सप्रेशन x में लाओ, तो यहां पर जैसे ही t1 ऊपर जाएगा आएगा 480/x। आ गया सर t1 की वैल्यू। अब एक बार इसको करो तो ये जो लाइन लिखा है ना, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इसका मतलब सर अगर वो 30 की रफ्तार से चल रहा था तो उसमें 8 कम कर देना, मतलब आपको 22 की रफ्तार से लेना है। अगर वो सर 40 की रफ्तार से ले रहा था तो आपको 32 के हिसाब से लेना है। तो अगर सर इसका स्पीड x से चल रहा था तो आफ्टर सम टाइम उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा। अब यहां पर हमें स्पीड लेना है कितनी, x माइनस का 8। माइनस किया है बस, सिंपल। यहां पर बोला है ना 8 किलोमीटर लेस कर देना, तो इसका मतलब x था तो x में से 8 किलोमीटर कम कर दिया हमने। अब जैसे ही इसको किया सर, फिर से फंडा लगाई ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मजा आ रहा है। स्पीड कितना आ रहा है, x माइनस 8, ठीक है सर। लेकिन सर उसी स्पीड पे तो अभी भी उसको वही रास्ता चलना है, मतलब 480 किलोमीटर तो वो चलेगा ही चलेगा। तो डिस्टेंस को कितना लेना है, 480, और टाइम को यहां कितना लगा होगा सर, टाइम तो t2 लगा होगा भैया के पास। तो t2 का वैल्यू कितना आ गया, 480/x माइनस 8। ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइम। अब सर इन दोनों में ही कुछ झोल है, और वो इन दोनों का झोल कहां है, वो इन दोनों का झोल यहां है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर कोई भी गाड़ी, तुम मान लो गाड़ी चला रहे हो, तुमने गाड़ी चलाई है 60-70 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे तुम स्कूल पहुंच गए 4 घंटे पे। अगर तुम वही 110 की स्पीड पे चलाते तो क्या लगता है तुम्हें वो 4 घंटे लगते, बिल्कुल नहीं। किसी का भी सिंपल दिमाग चलेगा ना सर, गाड़ी का एक्सीलरेटर तेज दबाएंगे या फिर किसी भी चीज को अगर तेज दौड़ाएंगे तो उसमें स्पीड जैसे ही जैसे बढ़ेगा टाइम मेरे को कम लगेगा। सर यहां पर तो स्पीड घटा है, यहां पर स्पीड घटा है, तो ये जो टाइम लगा होगा ना ये टाइम बढ़ा होगा। बेसिकली यहां पर स्पीड घटने के बाद हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये जो टाइम 2 है वो बढ़ गया होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों टाइम में बड़ा टाइम कौन है, तो बड़ा टाइम सर हमारे पास t2 है, ठीक है सर। t2 बड़ा है t1 से, मान लिया, ये तो मान लिया कि सर t2 बड़ा है t1 से, लेकिन कितना बड़ा है सर, कितना बड़ा है हम लोग क्या पता। देखो यहां क्या लिखा है, 3 घंटे ज्यादा लेता है। अच्छा सर ये अगर मेरे पास 5 है तो ये 2 होगा, तभी ना सर 3 घंटा ज्यादा लिया। मतलब अगर ट्रेन 2 घंटा में कवर कर रहा था तो जैसे ही हमने उसकी स्पीड घटाई तो उसको 5 घंटे लगने लगे कवर होने के लिए। समझ में आ रही है ना। तो जैसे ही मैंने उसकी स्पीड को घटा दिया उसको टाइम ज्यादा लगने लगा। इसका मतलब सर जो टाइम 2 होगा वो ओरिजिनल टाइम से क्या होगा, ओरिजिनल टाइम में 3 ज्यादा होगा। ओरिजिनल टाइम में हमारे पास 3 ज्यादा होगा। यही तो मेन यहां पर समझना है, यही तो हमारा की पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया ना दोस्तों तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितनी मैं पेडागोजी बता रहा हूं कि इसको पढ़ के ये समझना है वो बिल्कुल से बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि यही चीज जो है आप लोगों को यूज में आएगी आर.एस. अग्रवाल के या एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, और जो आते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स में। नाउ लेट्स मूव इन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सर t2 की जो वैल्यू है उसको यहां डाल दो सर। इसका मतलब कि 480/x माइनस 8। यहां पर क्या डाल दो सर, t1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 480/x, और यहां पर क्या है हमारे पास 3 है सर। अब इसको जैसे ही लिखा, सर एक काम करो ना, ये 3 को यहीं छोड़ो, इसको इधर लेके आओ। क्यों, देखना मैं इसको रिड्यूस करूंगा विथ अ वेरी गुड टेक्निक, और वो वेरी गुड टेक्निक आप लोगों को अपने कॉपीज में एकदम बादल बना के नोट डाउन कर लेना है। तो ध्यान से देखना, इसको नोट डाउन भी कर लेना कैसे मैं इसको रिड्यूस करता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा 480/x माइनस 8, इसको इधर खींचा, माइनस का 480/x लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा पता है, अब मैं ऊपर से 480 को ही कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे यहां नहीं पसंद है यार। एलसीएम कौन लेगा इन दोनों का, इतना बड़ा बड़ा एलसीएम, तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है भाई। इतना एलसीएम तो नहीं लिया जाएगा हमसे, हम तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं सर। x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 8 से, 480 को बाहर खींच लिया सर कॉमन लेके, तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो चलो अब इन सब का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8 मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, और यहां पर 480 जो है ना उसको रहने दो, 480 को मैं उधर शिफ्ट करने वाला हूं, x को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो सर यहां x आ जाएगा। फिर ये माइनस को लिखा, फिर x माइनस 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, और जब भी बड़ी टर्म लिख रहे हो ना तो सतर्कता के साथ ब्रैकेट मारना। फिर ये 3 को लिखा,
और सर ये 480 को जो यहां पर था ना उसको मैंने नीचे की ओर ले आया, तो नीचे की ओर लाते ही हमारे पास क्या आ गया 480। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 160। सर 3 से 480 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होते ही हमारे पास कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस आते हैं। तो x और x क्या होता है, x और x माइनस होकर हमारे पास 0 दे देगा, माइनस और माइनस का प्लस आ जाएगा। हो गया सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 8x यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, 3/160 आ गया। अब हमारे पास क्या बन रहा है, x से x कट गया, 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया, बहुत बढ़िया बात है सर। और यहां पर इसको पूरे चीज को, ये जो पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है इसको इधर भेज दिया तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। फिर यहां क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस का 24x आ जाएगा, और यहां पर 8 6 48 और 8 1 8 4 12 1280 आ जाएगा। फिर ये 1280 को उधर भेज दो ताकि यहां पर क्या बन जाए, 0 बन जाए, और जैसे यहां पर 0 बन जाएगा ना हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन तो बन गई सर, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और फिर ये 1280 को उधर खींच लिया तो आंसर आ गया माइनस का 1280। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम लोग इसी के साथ अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और कुछ नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बहुत सारे सिचुएशन प्रॉब्लम्स को किया है। ट्रेन वाला प्रॉब्लम आप लोग जरूर अपने से अटेम्प्ट करिएगा, ट्रेन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास। अब आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम देकर के जा रहा हूं जो कि है होमवर्क, मतलब कि ये सारे क्वेश्चंस आज के पढ़ाए हुए सेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हमारे पास पहला ही पार्ट में था कि सर किसकी शक्ल देख के हम बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, लेकिन शक्ल देख के मत बताना दोस्तों, शक्ल देख के बताना पाप है। यहां पर यहां क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई और फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस कर लेना वरना तुम लोग का पेट दर्द देगा, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर को एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। कुछ भी डाउट हो या कोई समस्या हो अगर अपने जीवन में मैथ्स से रिगार्डिंग, तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करो यार। ड्रॉप करने से मुझे पता तो चल जाएगा कि तुम लोग के प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का कोई भी रिक्वायरमेंट होता हो तो बता दिया करो। ये आप लोगों के लिए क्या होगा, होमवर्क क्वेश्चंस। और तुम्हारी प्रॉब्लम होगी कि सर इसको डिस्कस कब करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या सही है या क्या नहीं। तो वेट फॉर द करेक्ट टाइम दोस्तों, सारे स्लाइड्स के होमवर्क क्वेश्चन जो होंगे वो एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर ऑल टुडे गाइस। हम लोग आज ने बहुत मेहनत कर लिया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास फाइनली खत्म हो चुका है। अब आप लोग जा सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने मैथ्स का टास्क कोटा पूरा कर चुका है। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, मैथमेटिक्स को और प्रो बनाएंगे, मतलब और एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और बेटर एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड सायोनारा।